महीने तक चलेगी सुंदर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। झरबेरा फूल की खेती से बदली किसानों की किस्मत। प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अब बढ़वार की शुरुआत अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और हानिकारक कीट रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के विशेषज्ञ सुमित विश्वास। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है आपका लेंटिल, जिसे कहते हैं मसूर। मसूर की खेती प्रायतः हम देखें कि यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा की जाती है। अब मसूर की जो खेती है वो ठंड के समय में ही ली जाती है। अभी जो 20 से 30 दिन की जो फसलें हुई है उसमें मुख्यतः अभी देखे जा रही है कि उसमें वीड की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये हमारे फसलों को नुकसान कैसे पहुँचाते हैं, जो हम भी पोषक तत्व देते हैं या न्यूट्रेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, वो खरपतवार जो होते हैं वो उसको ग्रहण जल्दी कर लेते हैं और वो ग्रो होके अपने जो मुख्य फसल को बढ़ने से रुकावट पैदा करती हैं। तो हमें इसे टाइम टू टाइम इसकी निराई गुड़ाई करती रहनी चाहिए। तो हमें वीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें 20 से 25 दिन में इसकी निराई गुड़ाई करती रहनी चाहिए, जिस कारण से क्या होगा, जो हमारा क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो सकता है और जो हम खरपतवार निकाल रहे हैं उसको कहीं दूर लेके उनको फेंक देना चाहिए या तो गड्ढा करके उनको दबा देना चाहिए। मसूर की फसल में खासकर सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पौधों के विकास के लिए जमीन में नमी का होना आवश्यक है। इसलिए फली बनने और फली में दाना बनने पर एक सिंचाई करना फायदेमंद होता है। सिंचाई भूमि की आवश्यकता अनुसार स्प्रिंकलर या बहाव विधि से करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर मसूर की फसल को नुकसान हो सकता है, तो आप फसल की जरूरत के अनुसार से सिंचाई करें। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहो कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। और अगर हम बात करें जो इसके पेस्ट के बारे में, जो पेस्ट हम देखा जाता है तो मोस्टली ये इसमें जो आपके एफिड है जिसको माहो कहते हैं,
तो ये क्या करते हैं, ये माहू जो होते हैं ये छोटे आकार के तो होते हैं, इनके लाइफ साइकिल अगर देखें तो ये 3 स्टेज में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उनके ग्रोथिंग स्टेज होते हैं, जिस टाइम पे हमारे जो पौधे होते हैं नन्हे होते हैं, ये सक करके उनके जो मुलायम टिश्यू होते हैं उनसे रस चूस के इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये है तो छोटे आकार के उड़ने वाले, तो इनके जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, इनके बीच में हमारे फसल के बीच में स्टिकी ट्रैप लगा के हम इनको रोकथाम कर सकते हैं। जो रासायनिक का यूज़ करेंगे हम, वो इमाइडी क्लोरोपिड 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इनका यूज़ करेंगे। और इसमें जो मुख्यतः ये देख सकते हैं, जब इनकी पॉट फिलिंग स्टेज होती है, जब इनके पॉट लगने की स्टेज होती है, उस टाइम पे हम देखते हैं जो फली छेदक इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें अटैक करते हैं। ये इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये 4 स्टेज में होता है। जो इनका जो 3rd स्टेज होता है, जो आपका कैटरपिलर ये स्टेज होता है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि वो भी उनका ग्रोथिंग स्टेज होता है, जिसके बाद ये क्या करते हैं, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए जितने हो सकते हैं वो फली को डैमेज करते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो आपका फली छेदक है, इनको रोकथाम के लिए इमाइटिन बेंजोइट 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इनका यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके इन दोनों से छुटकारा पाने में ईजी हो सकती है। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकटा, जिसे हम विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। अब अगर हम इसमें डिजीज की बात करें तो इनमें देखते हैं हम जो उकटा रोग, जिसमें हम दिखाई देता पड़ता है कि जो पहले जो हमारे पत्ती है वो पीली पड़ जाती है, बाद में ये जो हमारा पूरा स्टेम है वो सूख जाता है, तो ये जड़ क्षेत्र में ये सड़ने लगते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये जो जड़ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वाटरी रूप में हो जाते हैं, जब इनको हाथ से उखाड़ते हैं तो ये इजीली वो निकल आते हैं, जिस कारण से ये बीच बीच में ऐसा दिखाई देता है कि वो कहीं पे गैप सा पड़ गया है, कहीं पे वो उस जगह पे खेती उगी ही नहीं है, जो आप देख के पहचान सकते हैं कि वो आपका जो जिसे हम विल्ट कहते हैं। खड़ी फसल में उखड़ा रोग का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें या फिर जलाकर तुरंत नष्ट कर दें, जिससे रोग का फैलाव कम से कम हो सके। तो डिजीज की रोकथाम के लिए कुछ वैरायटीज होती हैं, L31, IPL 316, शेखर मसूर एसेट्रा। सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और आपका कल्चरल। अगर हम फंजीसाइड की बात करें तो इसमें आपका थीरम प्लस कार्बेंडाजिम, थीरम आपका 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम की दर से हमें इसका यूज़ करना चाहिए पर केजी में। पौधे की जड़ें हम जानते हैं कुछ गहरी होती है, कुछ उथली होती है, तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉप रोटेशन कैसे करें, आप अगर मक्का लगाए तो उसके बाद आप लेंटिल लगा लीजिए, आप अगर धान लगा रहे हैं तो उसके बाद क्रॉप ले लीजिए, साथ में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग मीन्स हमारे जो मुख्य फसल लेंटिल है उसके साथ हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। डिजीज़ की रोकथाम के लिए इसमें हम जो स्टार्टिंग क्रॉप है इसमें 0.3% मेनकोजेब M45 15 डेज के इंटरवल में 2 बार इसमें हमें छिड़काव करनी चाहिए। और अगर हम कुछ प्लांट प्रोटेक्शन जो पहले से हम रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच हो रही बातचीत, कई विमान कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। आदिवासी आरक्षण पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने राज्यपाल पर साधा निशाना। आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक नहीं हुए हस्ताक्षर, केंद्र के दबाव में राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के निकायों में नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद, बीजेपी नियुक्त किए पर्यवेक्षक। चरौदा, भिलाई, रिसाली, बेरगांव निगम में होना है चयन। गरियाबंद के राज्य में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मेला स्थल पर कार्यों का लिया जायजा। 2023 में होने वाले माघी पुन्नी मेला को लेकर अधिकारियों से चर्चा। कोरबा में निर्माणाधीन कुसमुंडा चर्च का विरोध, हिंदू क्रांति सेना ने किया निगम का घेराव। कुसमुंडा में बन रहे चर्च को हटाने की मांग की।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के कई किसान हाईटेक तकनीक से खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गांव हेसातू जिला रांची के सफल फूल उत्पादक युवा किसान धर्म प्रकाश शरण से, जो पॉली हाउस में झरबेरा और डच रोज की खेती कर सालाना लाखों की आमदनी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मेरा पॉली हाउस है। आरंभ में मैं सेंट जेवियर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स में, और इसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी की। वहाँ पे नहीं होने की वजह से फिर मैं यहाँ पे आया और घर में लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग फ्लोरिकल्चर की ओर जाएं, और हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर के लिए तैयारी की। और इस समय मेरे पास जो टोटल जो एरिया है, जो ज़मीन है, वो करीब 5 एकड़ का है, और इसमें इस 5 एकड़ में मेरे पास 3 पॉली हाउस बने हुए हैं, और हर पॉली हाउस जो है 4-4 हजार स्क्वायर फीट का है। फूलों की खेती ने आज कई किसानों की जिंदगी बदल दी है। फूल तो अनेक तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसे फूलों की बात कर रहे हैं जिनकी बाजार में अधिक मांग रहती है, जिसमें जरबेरा और डच गुलाब बेहतरीन फूलों में आते हैं। धर्म प्रकाश अपने 5 एकड़ फार्म पर इन्हीं फूलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे साल में करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जरबेरा का पॉली हाउस है, और यहाँ पे करीब 20,000 पौधे लगे हुए हैं जरबेरा का। मेरे पास जो जरबेरा है वो डिफरेंट कलर के हैं। उसमें पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, वाइट है। उसके अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग वेराइटी है। जैसे वाइट जो है उसमें मेरे पास ब्रेक डांस है, पिंक कलर जो है वो पिटाली है, और हाइमी सोकी है, ऑरेंज लीविया है, ये वेराइटी है। ऐसे इसके अलावा और भी डिफरेंट वेराइटी के जरबेरा होते हैं। हमारा जो जरबेरा है उसका डायमीटर जो है करीब 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास में है। ये 12 और 14 मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब गर्मी आता है तो उस समय इसका डायमीटर घटता है, और ठंड जब आता है तो इसका डायमीटर बढ़ता है। और मेरे फूल का क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, जिस कारण से इसका मार्केट में डिमांड भी है। जरबेरा की फसल एक बार लगने के बाद 3 साल तक उपज देती है, और प्रति वर्ग मीटर एरिया में लगभग 6 से 8 पौधे लगते हैं। 6 से 8 पौधों से साल में लगभग 150 से 175 पुष्प डंडियों का उत्पादन होता है। प्रति एकड़ से प्रति वर्ष लगभग 6 लाख पुष्प डंडियों का उत्पादन होता है, और एक पुष्प डंडी औसतन 5 रुपए में बिकती है, जिससे साल में 1 एकड़ यानी 4000 वर्ग मीटर से लगभग 30 लाख रुपए की आय होती है। इन्होंने डच गुलाब भी लगाया है, इससे भी प्रति एकड़ 20 से 22 लाख रुपए की आमदनी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जरबेरा जो है मेरा पर डे करीब 2000 फूल टूट रहा है, और रोज जो है 4 से 5 हजार के आसपास टूट रहा है। और फूल का व्यापार में एक चीज़ है क्या कि यहाँ पे रेट निश्चित नहीं रहता है, ये अप डाउन होता है। हम जैसे अभी जरबेरा जो है ऑफ सीजन में हम लोग 3 रुपये तक चला जाता है, लेकिन पीक सीजन जब आता है तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 12 से 13 रुपया या 14 रुपया तक भी पहुंच जाता है। अभी तो मार्केट जैसे उठा हुआ है ना, तो ये चल रहा है 90 रुपये बंडल चल रहा है, और रोज़ जो है 200 रुपया, आज का रेट जो है 200 रुपया बंडल चल रहा है। जरबेरा में आपका जो है 10 होता है, 10 फ्लावर होते हैं एक बंडल में, और रोज़ में 20 होते हैं। ईयरली हमारा जो है करीब 1.5 करोड़ के आसपास हमारा फूल का व्यापार है। जिस तरीके से हमने सेल की बात की, तो हम सालाना जो है करीब 1.5 करोड़ का हमारा ट्रांजैक्शन है, और सारे जो खर्च है, हमें काम करने के दौरान ये भी चीज़ होता है कि हमारा एक्सपेंस कैसे कम हो,
क्योंकि इसके लिए भी क्या है कि मार्केट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जैसे खाद मंगाते हैं, है ना, तो मार्केट तो और भी जगह खाद मिलता है, तो हम यहाँ का भी रेट पता करते हैं, दूसरे जगह से भी रेट पता करते हैं क्या चल रहा है। हाँ, तो हमें जहाँ पे लगता है कि उसका क्वालिटी बढ़िया, वो कंपनी की है, हम रेट को एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे ये फर्टिलाइज़र या ये पेस्टिसाइड जो है उसका क्या रेट चल रहा है, और हमें जहाँ पे किफ़ायत पड़ता है फिर हम उसके अनुसार उसको ऑर्डर दे करके मंगवा लेते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो यहाँ पर जो हम खर्च है, जैसे हमारे जो ये स्टाफ है, तो उनका जो है हमारे जो खर्च है महीने का करीब 2 लाख के आसपास है। और साथ ही साथ हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो 2.5 से 3 लाख के आसपास तक का खर्च है महीने का। और उसी तरीके से वेजेस हम और मिसलेनियस खर्च वगैरह देखें तो उसमें भी करीब करीब नहीं तो हमारे 3-4 लाख रुपए चले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी लगता है हमारा, गाड़ी से आना जाना जो डीजल लगता है वो भी है, इतने सारे बिजली के बिल हो गए और ये स्टाफ का खर्च हो गया। हमने इस पॉली हाउस को बनाने के लिए जो बैंक से जो लोन लिया है वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास का लिया है, और हमारा EMI जो है पर ईयर 20 लाख रुपए है हमारा। टोटल खर्च हमारा जो है करीब 80 लाख के आसपास आता है मेंटेनेंस में, और हमारे पास जो प्रॉफिट है हमारा वो करीब 70 लाख के आसपास होता है। 3 पॉली हाउस में जरबेरा और गुलाब उगा रहे हैं, जिससे होने वाली शुद्ध वार्षिक आय लगभग 70 लाख रुपए है। यह लाभ बाजार भाव पर निर्भर रहता है। पॉली हाउस में देखने से ही पता चल जाता है कि धर्म प्रकाश अपने इन फूलों की खेती में काफी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। इस हाईटेक फूलों की खेती में 30 स्टाफ कार्यरत हैं, जिनका धर्म प्रकाश काफी ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि इनके ही बदौलत सफलता के परचम लहरा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि जो पौधा हम लोग जो लगाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो करीब 20 सेंटीमीटर के आसपास है, और एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी जो है वो करीब 40 सेंटीमीटर है। पॉली हाउस के अंदर में एक बात ये भी होता है कि खरपतवार की समस्या होती है, और लेकिन उसके लिए कोई हम दवा नहीं अंदर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पौधे पे पड़ गया तो वो फिर पौधे को जला देगा, खराब कर देगा। तो यहाँ पर आदमी जो हमारे स्टाफ हैं वो मैन जो एफर्ट होता है वही लगता है, और वो हाथों से ही निकालना पड़ता है। हर पॉली हाउस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फॉगर है और फैन है। फॉगर जो है वो टेम्परेचर जिस तरीके से कूलर वर्क करता है उसी तरीके से, और जो फैन है वो हवा के मूवमेंट के लिए होता है, ताकि हवा जो है पॉली हाउस के अंदर मूव करे। अगर वो मूव नहीं करेगा तो प्लांट को फिर हवा का सर्कुलेशन नहीं होगा, जिससे प्लांट मुरझा जाने का डर होगा, प्लांट खराब भी होने का डर होता है। ठंड के दौरान आपको थोड़ा ये रहता है क्या कि हम लोग को पॉली हाउस का जो रोल होता है वो रात के टाइम में गिरा देना होता है, शाम के टाइम में, और दिन के टाइम में उठा देना होता है। तो ये होता है ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि पौधे को कुछ ना हो। इसके अलावे जो फर्टिलाइजर इसमें यूज होता है उसमें MgSO4 हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, 10-26-26 हो गया, 0-52-34 हो गया। और जो इसमें फर्टिलाइजर जो होता है वो ड्रिप के माध्यम से जाता है, वो जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। इसके अलावे फूल के क्वालिटी को सुधारने के लिए कुछ दवाएं होती हैं, जैसे महाफ्लोरा नाम है उसका। फिर एक ये टॉनिक भी कुछ होते हैं जो कि इसके फूल का स्टिक को मजबूत करता है और फूल के डायमीटर को भी बढ़ाता है। पॉली हाउस में भी कई बार फसल को रोग कीटों से नुकसान हो जाता है। अगर इनका प्रकोप अधिक हो गया तो उपज में कमी आ सकती है। इसलिए उपज पर रोग कीटों के कारण असर ना हो, इसके लिए समय से इनके नियंत्रण के उपाय अपनाते रहें। दवा जो भी होता है वो स्प्रे ही किया जाता है। हाँ, जब पौधा मुरझाता है और मिट्टी में नमी हो जाती है तब उस दौरान जो है हम लोग को इसमें फंगीसाइड जैसे डाइथेनियम 45 वगैरह का, एंट्राकोल हो गया, इस सब का घोल जो है बना करके जड़ में देना पड़ता है। पॉली हाउस के अंदर एक समस्या और होती है, चूहे की भी होती है कि कभी वो अंदर आ गया तो फिर आपके पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए भी है क्या कि जो जिंक ऑक्साइड वगैरह होता है वो दवा जो रैट किलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं टमाटर वगैरह में दे करके, या तो आप फिर चूहेदानी लगा के रखिए, उससे वो फंस सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इनका प्रबंधन इस तरीके से किया जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां।
कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच हो रही बातचीत। कई विमान कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। आदिवासी आरक्षण पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने राज्यपाल पर साधा निशाना। आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक नहीं हुए हस्ताक्षर, केंद्र के दबाव में राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के निकायों में नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद। बीजेपी नियुक्त किए पर्यवेक्षक। चरौदा, भिलाई, रिसाली, बेरगांव निगम में होना है चयन। गरियाबंद के राज्य में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मेला स्थल पर कार्यों का लिया जायजा। 2023 में होने वाले माघी पुन्नी मेला को लेकर अधिकारियों से चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। जौ और चारे की अधिक मांग के कारण किसान इसकी बुआई में जुटे हैं। तो जो किसान जौ की बुआई कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें ताकि आने वाले समय में चारे और दाने का अधिक उत्पादन मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें जौ की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सहायक कृषि अधिकारी JS नाथावत। पानी की कमी के कारण फसलें जो हैं वो अपने हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और जो पशुधन है, पशुधन को जो है ना चारे की प्रबल आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस कारण से अगर ये पानी की कमी और पशुधन को ध्यान में रखते हुए अगर अपन ये देखें तो जौ की फसल जो है ना अति उत्तम और लाभकारी है। अब इसमें जौ की फसल के लिए खेत की तैयारी विशेष मायने रखती हैं। विशेष तौर से क्या है कि जब भी बुआई जुताई जो है ना अच्छी हो, भुरभुरी हो, साथ ही साथ अपन जो है ना FYM काम मिले, देसी खाद जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में लें और अपने केंचुआ खाद हो तो अति उत्तम है। इससे क्या है कि अपने कार्बन जो जैविक कार्बन है वो मृदा में पर्याप्त मात्रा में होगा तो नाइट्रोजन का रेशियो भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। तो खेत की तैयारी अच्छे से होने के बाद ढंग से नमी संरक्षण करने के लिए अपन जो है ढंग से पलावा कर दें। किसान भाइयों, यदि आप जौ की बिजाई करने जा रहे हैं तो आपको जौ की उन्नत किस्मों का चयन करना होगा ताकि आने वाले समय में आपको जौ की फसल से दाने और चारे की अधिक पैदावार मिल सके। जौ बोने के लिए वो RD 2592, RD 2503, RD 2052, RD 2035 और RD 2582 और RD 2715 ये वैरायटियाँ जो है ना सामान्य बुआई के लिए है और देरी से बुआई के लिए इनमें जो किस्में हैं वो 2508 है। इसके साथ ही साथ अपन इन जो किस्में हैं इनमें ये ध्यान रखें कि कौन सी फसल जो है वो बड़ी बढ़ने वाली है, कौन सी छोटी रहेगी। इसको अपन लवणीय भूमि कहते हैं। इसके लिए RD 2552 जो है ना वो अच्छी किस्म है। इसमें उपयोग करते हैं तो पैदावार अच्छी मिल जाती है। जौ की फसल में किसी प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बीजोपचार करना जरूरी है। बीजोपचार करने से फसल में कीट रोगों का प्रकोप नहीं होता है और जौ की फसल से अधिक पैदावार मिलती है। जब ही इसमें जो है ना बुआई करें और बुआई करने के साथ साथ इसमें जो किस्म जो अपन चुन रहे हैं उस किस्म को जो है अपन बीजोपचार करके और बुआई करें। विशेष तौर से बीजोपचार में अपन फफूंदनाशी, कीटनाशी इनसे उपराजित करें और बीज को बोएं। बीज बोने के उपरांत तुरंत ही अपन जो है उसमें ये देखते हैं कि भाई 15-20 दिन बाद में जो खरपतवार वगैरह जो आते हैं तो उनको मानव के द्वारा ही उनको उखाड़ें। साथ ही साथ इसमें पहले जो अपन ये देखते हैं भाई उर्वरक का विशेष ध्यान रखें। जो अपन को जो उर्वरक जो देना है वो उर्वरक अपन को सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से, मिट्टी टेस्ट के हिसाब से देना है। जौ की बुआई लाइनों में करें। लाइनों में बुआई करने पर फसल में निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है।
इसके साथ ही फसल की बुआई के बाद जौ की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करें। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करने पर पानी की बचत के साथ साथ फसल से अधिक पैदावार मिलती है। किसान भाई ध्यान रखें कि जौ की फसल में फव्वारे से सिंचाई करें। वो इनकी क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। क्रांतिक अवस्था का मतलब ये है कि जैसे पलेवा कर दिया, पलेवा के बाद में जो है अपन जो प्रथम पानी देते हैं, पहला पानी देते हैं, वो टाइम पे दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक महीने 35 दिन के आसपास जो है वो पहला पानी दे, दूसरा पानी जो है उसके जो फुटान वगैरह वो चालू हो जाए उस पर दे दें, और तीसरा जो पानी जो अपन दे वो जो जिस टाइम में पोटे की अवस्था सी आवे ना उस टाइम में इसमें तीसरा पानी दे करके और डफ अवस्था पे चौथा पानी दे दें। फिर पर्याप्त पानी उन्हें अपने अच्छी पैदावार और चारा वो सब अच्छा होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नाही, जिला बुरहानपुर के किसान दिनकर भाटी ने। आप केला के बाग में पनावर रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो दिनकर भाटी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केले की फसल जो तैयार है, केले के नए बगीचे लगाए हैं या जो फसल तैयार हो उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को आ रही हैं। जैसे कि एक होता है पनामा विल्ट, इसमें पूरा की पूरा पौधा आगे जाकर सूख जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है जो पत्तियों के किनारों से पीलापन शुरू होता है और पत्तियां का ये पीलापन पूरा जो धब्बे होते हैं पीले पीले, ये धब्बे बड़े होते हैं, बृहदाकार में होते हैं और जाके इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां फटने लग जाती हैं। इससे पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती हैं। जब पत्ती पूर्ण रूप से सूखेंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे भी मर जाते हैं। इसके जो फफूंदनाशक इसमें इस्तेमाल की जाते हैं तो किसान भाई को मैं बता दूं यहाँ की जैसे कार्बेंडाजिम है या M45 है, विटावैक्स है, 1 से 2 ग्राम दवा घोल लें पानी में 1 प्रति लीटर और इसका छिड़काव करें। छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर भी कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो 10 से 12 दिन पर। ठीक इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के खेतों में कि एक पौधे के आसपास बहुत से सकर्स निकल आते हैं, बहुत से पौधे निकल आते हैं, उनको हटाते रहना। उनको तब तक हटाना तब जब तक कि एक दूसरा फूल की स्थिति में, मुख्य जो पौधा फूल की स्थिति में ना आ जाए, तब तक आसपास के जो निकलने वाले कल्ले हैं उनको हटाते रहना है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।